अभी तक तो मैं स्वयं को भाग्यशाली मनाती रही थी, पर अपने ससुराल वालों का ये स्वरूप आज पहली बार मेरे समक्ष आया था। परेशान थी कि किस तरह के लोग हैं ये, अभी तक 18वीं शताब्दी में ही जी रहे हैं या आधुनिकता की हवा को बस उतना ही आत्मसात करते हैं जितने से स्वयं अपनी स्वार्थ पूर्ति होती है। फिर डर सा लगा, जो ज्योति दी के साथ हुआ मेरे साथ भी तो हो सकता है, क्योंकि मेरी और उनकी हैसियत में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। पर नहीं, इस तरह सोचकर मैं स्वयं को कमज़ोर नहीं करूँगी। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती बर्दाश्त करने वालों में से तो नहीं ही हूँ। पर वह ज्योति दी कौन है, वह कैसी हैं, क्यों इतनी कायर हैं कि अन्याय के आगे सिर झुका बैठी? इस पूरे प्रकरण में उनकी क्या गलती थी कि पूरी ज़िंदगी को बोझ की तरह ढोने की सज़ा स्वीकार कर ली? नियति का लेखा लिखने का अधिकार तो केवल ईश्वर के पास है ना। ज्योति दी ने अपनी नियति इंसानों को लिखने की इजाज़त क्यों दे दी? और अगर सचमुच दोष ज्योति दी का है और उनके भाग्य का है, तो उनके लिए सज़ा निर्धारित करने वालों के अंतर में ये अपराध भाव क्यों कि अपने कृत्य को सबसे छिपाना पड़ रहा है? क्यों मुझसे और मेरे मम्मी पापा से रोहित भैया के बारे में झूठ बोला गया? क्यों नहीं मेरी शादी से पहले उन्होंने हमें अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताया? क्यों नहीं सोचा कि कभी ना कभी तो मुझे पता चल ही जाएगा? फिर इन लोगों पर विश्वास कैसे कायम रह सकेगा? कैसे मान लूं कि रोहित भैया की तरह अपने पति मोहित के बारे में भी कुछ अनचाहा नहीं ही सुनाई पड़ेगा कभी? और अब जो भरोसा ही टूट गया, इस घर में रहूंगी कैसे? क्या यह नीचता का पराकाष्ठा नहीं कि रोहित भैया सारी बातें गुप्त रख फिर से कुंवारे बने, शादी के लिए लड़की ढूंढने निकल पड़े हैं? तो क्या सचमुच इन्हें अपने कृत्य पर कोई अफसोस तक नहीं है? इंटरनेट के माध्यम से हमारी शादी तय हुई थी, अतः हम उनके परिवार के बारे में बस उतना ही जानते थे जितना उन्होंने स्वयं बताना चाहा। मोहित हर तरह से योग्य थे और उनका छोटा सा पढ़ा लिखा परिवार था। फिर भी मेरे घर में एक बार यह बात ज़रूर उठी थी कि बड़ा भाई अभी तक कुंवारा क्यों बैठा है? पहले छोटे भाई की शादी क्यों की जा रही है? पूछने पर उन लोगों ने बताया कि अभी मोहित कोई कोर्स कर रहे हैं, जिसके पूरा हो जाने पर ही वह शादी विवाह के बारे में सोचेंगे। और क्योंकि मोहित अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब कर रहे हैं, अतः उनका विवाह पहले कर देने का निर्णय ले लिया गया है। वैसे भी दोनों भाइयों की उम्र में बस 2 ही 4 वर्षों का तो अंतर था। उन लोगों का बाकी सब कुछ इतना आकर्षक था कि किसी छोटी मोटी चीज़ को तूल देने का सवाल ही नहीं उठा। अतः वह बात वहीं आई गई हो गई और यथासमय धूमधाम से मेरा विवाह हो गया। ससुराल में शुरू से ही रोहित भैया के धीर गंभीर स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। काफ़ी कम बोलते थे, पर जब भी बोलते हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेने की अद्भुत क्षमता थी उनके अंदर। हर कदम मानो नपा तुला रखते, हर बात तथ्यपरक होती और उनके हर स्टाइल से एक तरह का अभिजात टपकता था। उनकी पैनी दृष्टि, होठों पर सजी स्मित और मोहक व्यक्तित्व सचमुच सबसे अलग थे। वह उनके उस गरिमामय व्यक्तित्व से पूरी तरह अभिभूत थी। मैं केवल मैं ही नहीं, मेरी प्रिय सहेली थी कली, जो मेरी शादी की हर रस्म में हमेशा आगे पीछे ही घूमती रही थी। कितनी प्रभावित हो गई थी रोहित भैया के व्यक्तित्व से। पहले तो मैंने यूं ही उसे छेड़ने के लिए कहा था कि एक दिन मैं तुझे उनकी बीवी बनाकर अपने घर ले आऊँगी। फिर बाद में लगा इसमें बुराई भी क्या है, बल्कि इससे अच्छी बात तो दूसरी हो ही नहीं सकती। कली हर तरह से योग्य थी, और यदि मेरी प्यारी सहेली मेरी जिठानी बनकर इस अनजाने शहर में हर समय मेरे साथ है तो बात ही क्या। मौका देखकर मैंने ये बात अपनी सास के सम्मुख रखी थी और उन्होंने तुरंत इस रिश्ते में रुचि भी दिखाई थी। मुझे डर तो रोहित भैया से था कि वह शायद अभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे,
कि पता नहीं कितने समय तक उनकी पढ़ाई लिखाई चलनी है, पर आश्चर्यजनक रूप से वह भी शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। अपने अंदर के इस छोटे से संदेह को मैंने अपने पति मोहित के समक्ष रखा भी था, पर उन्होंने तो बात मजाक में ही टाल दी थी। तुम्हारी सहेली है ही इतनी सुंदर, भैया क्या तुम अगर मुझसे उसकी बात चलाओ तो मैं भी तुरंत तैयार हो जाऊंगा। मैं खुश थी कि कली के घर में आ जाने से मेरी ज़िंदगी में भी कुछ परिवर्तन आएगा कि अपनी एक रस दिनचर्या से उकताने लगी थी मैं। कहाँ तो अपनी पढ़ाई और कॉलेज के हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के कारण शादी से पहले मैं दिन भर बेहद व्यस्त रहती। अक्सर ही ढेर सारी सहेलियों, परिचितों या रिश्तेदारों से घिरी होती, पर जब से यहाँ आई हूँ अकेलेपन के एक अजीब से एहसास से जकड़ी हुई हूँ। यूँ सब कुछ तो है, प्यार, मोहब्बत, रिश्तों की गर्माहट, किसी चीज़ की कमी तो नहीं, पर जाने क्यों यह परिवार पूरे समाज से ही कटा कटा सा नज़र आता है मुझे। ना कोई मिलने हमारे घर आता है, ना हम लोग ही किसी से मिलते जुलते हैं। बस मोहित ही अक्सर अपने ऑफिस से लौटने के बाद मेरे बाज़ार के सभी काम करवाते, सिनेमा या होटल ले जाते, वरना तो बाकी सभी लोग ज़रूरी काम से लौटकर घर में ही रहना पसंद करते थे। बीच वाले कमरे में सारा दिन एक टेलीविज़न चलता रहता, जिसके सामने कुछ समय बैठने के पश्चात सब लोग अपने अपने कमरों में समय बिताते। इतने दिनों में मैंने भी यह समझ लिया था कि अगर यहाँ सबकी नज़र में अच्छी बहू बने रहना है तो मुझे भी इस अदृश्य सीमा रेखा को पार करने का कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। पर क्या करती कि अकेले रहते रहते दम घुटा जा रहा था मेरा। महसूस होता जाने कितने समय से मैंने इन 4-5 लोगों के अतिरिक्त किसी और का चेहरा तक नहीं देखा है। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी कोई नहीं। कुछ समय अकेले बिना मोहित के कहीं आने जाने, कुछ लोगों से मिलने बतियाने को तरसने लगी थी मैं। आगे कुछ पढ़ लूँ या कोई जॉब ले लूँ, पर अपने घर के लोगों को नाराज़ करने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी। ठीक है, बाहर नहीं निकलती, पर घर से तो कुछ व्यापार शुरू कर सकती हूँ ना। बाद में कली के आ जाने पर फिर हम दोनों मिलकर अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। पर तभी पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। इस सूचना से घर में तो मानो उत्सव का सा माहौल बन गया। ससुर ढेरों मिठाइयाँ ले आए, सास मेरी खास देखभाल शुरू कर दी। मोहित की आंखों से ऐसा गर्व चमक रहा था मानो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया हो जो पहले कभी हुआ ही नहीं। उधर रोहित भैया की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। बस मैं ही सबकी तरह खुश नहीं हो पा रही थी। मुझे तो बस एक डर सा ही लगा हुआ था कि कहीं और भी ज़्यादा घर में कैद होने तो नहीं जा रही हूँ मैं। उस दिन लैंडलाइन पर एक फ़ोन आया, जिसे इत्तेफाक से मैंने ही उठा लिया था। किसी ने अपना नाम ज्योति बताया और रो रो कर सूचना दी कि उनकी माँ का देहांत हो गया है। मैंने जब यह बात अपनी सास को बताई तो उनका चेहरा एकदम से सफ़ेद हो गया, पर जल्दी ही अपने मनोभावों को छिपा उन्होंने बात आई गई कर दी। शाम को मैंने रोहित से भी पूछा कि ज्योति कौन है, पर उन्होंने भी अनभिज्ञता ही जता दी। कोई कितनी भी कोशिश करे, शायद ऐसी बातें कभी नहीं छुपती कि घर की दाई से एक दिन मुझे रोहित भैया की पहली शादी के बारे में पता ही चल गया। पता चला इस घर की पहली बहू ज्योति दी के बारे में, उनकी निरीहता के बारे में, उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया जाने के बारे में, मेरे ममतामयी सास ससुर का वह जुल्म और सबसे बढ़कर रोहित भैया का इस गलत काम में अपने माँ बाप का सहयोग करना। अविश्वसनीय था ये सब कुछ, पर विश्वास करना ही पड़ा, क्योंकि अब सारी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ने जो लगी थीं। अब समझ में आया
बिल्कुल अनजान परिवार से मुझे लाने का अर्थ, अनजान शहर की कली में रोहित भैया के रुचि लेने का अर्थ, और मैं क्या इनके इन नापाक इरादों को पूरा करने का माध्यम बनती जा रही थी। किसी विधवा गरीब माँ की इकलौती बेटी थी ज्योति दी, जिनको रोहित जैसा वर मिलने पर अपने भाग्य पर यकीन ही नहीं हुआ था। भरपूर प्यार और दुलार भी मिला था उन्हें अपने ससुराल में, और बदले में उन्होंने अपनी सारी निष्ठा और संपूर्ण शक्ति से घर के सभी लोगों की सेवा भी की थी। 2-2.5 साल तो किसी मधुर सपने की तरह ही बीत गए थे। फिर ज्योति दी की गोद अभी तक न भर पाने की बात घर में बार बार उठने लगी। रोहित स्वयं ज्योति दी को लेकर अलग अलग डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटने लगे। ज्योति दी ने भी जब ये देखा कि उनके पति और घरवालों को एक शिशु की ऐसी अदम्य चाहत है, तो उन्होंने भी कठिन से कठिन इलाज और ऑपरेशन आदि के लिए कभी ना नुकर नहीं की। फिर भी 1.5 साल बीतते बीतते ये तय हो गया कि माँ बनना उनकी किस्मत में ही नहीं लिखा है, कि उनका अल्प विकसित गर्भाशय गर्भ धारण करने में सक्षम ही नहीं था। फिर तो सबकी नज़रें एकदम से बदल ही गईं। बीमार और अपूर्ण औरत से किसी भी तरह का संबंध रखने से रोहित भैया ने इनकार कर दिया। फलस्वरूप ज्योति दी मायके लौटा दी गईं कि रोहित की दूसरी शादी एक स्वस्थ लड़की से की जाएगी। पता ही था कि ज्योति दी के पास न किसी का कोई ऐसा सहारा ही था, न स्वभाव ही कि वह पुलिस या अदालत तक जाएंगी और किसी भी तरह की कोई परेशानी खड़ी कर सकेंगी, और भरोसा भी था कि कानून भी उन्हें एक बांझ औरत के साथ निभाने को बाध्य नहीं कर सकता। बेहद पसोपेश में बिताए थे वे कई दिन मैंने। मोहित के साथ भी अपनी परेशानी को बांट नहीं सकी थी मैं, कि उनके प्रति भी ढेर सारा गुस्सा था मन में। अपने घर से संबंधित ये सारी बातें मुझे उनसे पता चलनी चाहिए थीं, ना कि किसी बाहर वाले से तो नहीं। फिर बहुत सोच समझ कर तय किया कि कुछ भी करके ज्योति दी को इस घर में वापस लाना है। यही इन सभी लोगों की सज़ा भी होगी और प्रायश्चित भी। पर कैसे लाऊंगी, क्या करूंगी, ये नहीं जानती थी। ऐसा तो नहीं था कि समझाऊंगी, विनती करूंगी तो सब लोग मान जाएंगे। अतः अब सबसे पहले ये तय करना था कि उन्हें ससम्मान वापस लाने के लिए मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक चुनौती थी, युद्ध था ये, जिसे मुझे अकेले अपने बल पर लड़ना था। मैं चिड़चिड़ी और उदास रहने लगी थी, जिसका असर हमारी निजी ज़िंदगी पर भी दिखने लगा। मोहित इस बात को लेकर परेशान रहते, पर उनको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। फिर मेरी यह चिड़चिड़ाहट घर के सभी लोगों पर जाहिर होने लगी, और सभी आश्चर्यचकित थे कि उनकी आज्ञाकारी बहू को ये क्या हो गया है। क्या पहले का मेरा वह स्वरूप कृत्रिम था और अब मैं अपने असली स्वरूप में आई हूँ। फिर मैंने सबको साफ साफ बता दिया कि घर में बैठे बैठे मेरा दम घुटता है और मैं बाहर निकलकर नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी यहाँ पर, और ना कोई बहुत ज़्यादा मांगे ही थी मेरी। जो कुछ मेरे पास था उसी में मैं संतुष्ट रहने के मेरे स्वभाव से परिचित हैं सभी। अतः अचानक यूँ नौकरी के लिए मेरी इस जिद से परेशान थे वे लोग। फिर भी मेरा रोग इतना दृढ़ था कि नापसंद होने के बावजूद कोई समझ ही नहीं सका कि मुझे रोका कैसे जाए। फिर इसे मेरा बचपना मानकर इजाज़त दे दी गई कि कुछ ही दिनों में मुझे आटे दाल का भाव पता चल जाएगा और मैं स्वयं ही अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आऊँगी। गर्भावस्था के दिन पर दिन बदलते शरीर और स्वास्थ्य के साथ भला कितने दिन कोई नौकरी की जा सकती है। फिर तो पूरी गृहस्थी का बोझ सास पर छोड़कर मैं सुबह सवेरे ही नौकरी खोजने के नाम पर निकल जाने लगी। 2 दिन में ही मैं ज्योति दी का घर ढूंढ निकालने में सफल हो गई थी। अब पूरा दिन
उन्हीं के साथ बिताने लगी। घर लौटकर बता देती कि नौकरी की खोज में गई थी। वे पूछते, ऐसे सड़क पर घूम घूम कर भला कौन सी नौकरी खोजी जाती है, कहाँ रहती हूँ मैं सारा दिन, कि यह सब कुछ भला किसी अच्छे घर की बहू के लक्षण हैं। मेरे और मोहित के बीच में अब लंबे लंबे झगड़े होने लगे थे। कभी कभी डर लगता कि मैं अपने दाम्पत्य को ही खतरे में डाल रही हूँ। क्या सबूत है कि सब कुछ मेरी योजना अनुसार ही होगा। मैं मोहित को खोना नहीं चाहती थी, पर यदि मेरे व्यवहार से कुपित हो कहीं इन लोगों ने मुझे भी ज्योति दी की तरह घर से निकाल दिया तो। लेकिन नहीं, अब मैं इस तरह की किसी भी बात को अपने मिशन के रास्ते में नहीं आने दूंगी। मैं स्वयं को विश्वास दिलाती कि मैं ना ज्योति दी सी निरीह हूँ, ना अकेली। मैं पढ़ी लिखी, नियम कानून को जानने वाली आधुनिक लड़की हूँ। मेरी पीठ पर मेरे समर्थ पिता और भाइयों का हाथ है, और सबसे बढ़कर अपने अजन्मे बच्चे के प्रति घर के सभी लोगों की कमजोरी से भी तो परिचित थी मैं। कभी कभी मुझे उन लोगों पर दया भी आती। इतने बुरे नहीं थे वह लोग, पर ज्योति दी जैसी सरल मन की लड़की से ऐसा व्यवहार कैसे कर सके। शायद उनकी शारीरिक कमजोरी को स्वीकार नहीं कर सके, पर यह कमजोरी तो रोहित भैया के शरीर में भी तो हो सकती थी ना। तब ज्योति दी उनके इस अपराध के लिए उन्हें छोड़ जाती क्या, या उनके हर दोष को सिर माथे पर लगाकर जिंदगी निभा लेती। तो क्या रोहित भैया ने कभी ज्योति दी से प्यार किया ही नहीं था। इतनी बड़ी सज़ा वह उनको कैसे दे सके कि उनकी माँ की मृत्यु के समय भी उन्हें अकेला छोड़ दिया। कैसे झेला होगा बेचारी ने वह समय। ऐसा नितांत अकेलापन तो उन्हें मार ही डालेगा ना। इन लोगों ने औरत की मजबूरी को उसकी असमर्थता समझ लिया है। ज़रूरी है उन्हें तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाना, यह महसूस कराना कि ज्योति दी के रूप में उन्होंने कैसा हीरा खो दिया है। जिस अभाव को इतना विराट बना दिया गया था, उसे दूर करने के लिए ज्योति दी को साथ लिए कितने ही अनाथालयों के चक्कर काटती फिरी थी मैं। वहाँ जाकर एक नया ही संसार खुला था हमारे समक्ष। कैसी विडंबना, कैसा विरोधाभास कि कहीं एक बच्चे के लिए तरसते रोहित भैया और ज्योति दी जैसे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर डालते हैं, तो कहीं बड़े बड़े कमरे, बिना प्यार और अपनापन का संघर्षपूर्ण भविष्य लिए पालनों में लेटे सैकड़ों दुधमुए नन्हे नौनिहालों से भरे हुए हैं। संख्या में कुछ कम लड़के, पर बहुत ज़्यादा लड़कियां, बेहद सुंदर और प्यारी। कैसी होगी वह मजबूरी जब किसी माँ ने इन्हें अपने से अलग किया होगा। कौन होता है इतना अमानवीय, वह माँ, उसका समाज या नियति। क्या होती है ये ज़िंदगी, किसे कहते हैं खुशी। मैं दार्शनिक हो उठी थी कि अगर थोड़ा सा भी निस्वार्थ प्यार और अपनापन कमा लिया तो बस इसे ही एक सफल ज़िंदगी कहा जा सकता है। गोद लेने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। ढेर सारी औपचारिकताएं हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, पर हमने अपनी सारी स्थिति एक समाज सेवी संस्था की प्रमुख मिसेस फर्नांडिस के समक्ष खोल कर रख दी थी। दोस्ताना जैसा माहौल बन गया था हम तीनों के बीच, और नन्ही नंदनी पूरी कार्रवाई के बिना ही घर आ गई। कानूनन यह सही तो नहीं था, पर मिसेस फर्नांडिस जानती थीं कि औपचारिकताएं तो समय के साथ साथ पूरी कर ही ली जाएंगी। पर हम लोग अब नंदनी के बगैर नहीं रहना चाहते थे, और नंदनी को भी जब माँ मिल गई है तो वह एक दिन भी अनाथालय के माहौल में क्यों रहे। उसके घर आ जाने के बाद मुझे लगा कि जैसे मेरा पहला कदम, पहला बड़ा काम पूरा हो गया हो, कि अगर मैं ज्योति दी को उनका घर वापस नहीं भी दिला सकी तो भी जीवन जीने का एक सहारा तो उनके पास हो ही गया। अब मैं अपना दूसरा कदम उठाने जा रही थी। जानती थी
कि इस बार अपना पूरा भविष्य दांव पर लगाने जा रही हूँ और परिस्थितियों ने अगर कोई गलत करवट ले ली तो फिर मेरे बस में कुछ नहीं रह जाएगा। पर अब यह रिस्क तो मुझे लेना ही था। इस राह पर इतना आगे बढ़ जाने के बाद अब मेरे सामने दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था और योजना अनुसार अगले 2 दिनों तक मैं घर नहीं लौटी और तीसरे दिन वहाँ जाकर मैंने अपने अबॉर्शन का सर्टिफिकेट सबके सामने रख दिया, क्योंकि अभी मैं मानसिक रूप से बच्चे के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अबॉर्शन करा लिया था। सचमुच सबके सामने मानो बम ही फूट गया था। मेरी ऐसी हिमाकत के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ देर तक तो किसी की कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर मोहित के उस तमाचे का निशान मेरे गाल पर छप कर रह गया कि मैं अपने आंसुओं को रोक ना सके। दुख हो रहा था कि इतना प्यार करने वाले पति को आज मैंने ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि उनको मुझ पर हाथ तक उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। फिर भी बिफरते हुए मैंने अपना तैयार किया हुआ डायलॉग बोल ही दिया। ये शरीर मेरा अपना है, अतः जब मैं चाहूँगी तभी बच्चे को जन्म दूँगी। मैं आज की औरत हूँ। आप मुझ पर अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चला सकते, तो फिर जाकर अपने ही घर में रहो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम जानती हो वह बच्चा इस घर के लिए कितना ज़रूरी था? जानती थी कि इन क्षणों में मुझसे ऐसी ही बातें कही जाएंगी, अतः मेरा जवाब भी पहले से ही तैयार था। मैं अपने घर में ही हूँ। इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि मुझे निकाल कर दूसरी शादी की योजना बनाना शुरू कर सको। कोई कानून तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं चाहूँ तो बर्बाद कर सकती हूँ तुम सबको। तुम्हें पता है, मेरी एक शिकायत पर शहर के सारे महिला संगठन तुम्हारे दरवाजे पर धरना देकर बैठ जाएंगे। अदालत भी पहले मेरी ही बात सुनेगी। कैसे सोचते हो कि मैं इतनी निरीह हूँ कि तुम मार पीट कर घर से निकाल दोगे और मैं रो धोकर निकल जाऊँगी? इतने हतप्रभ थे वे लोग कि उन क्षणों में मुझे बेहद नापसंद करने के बावजूद तुरंत तय ही नहीं कर सके कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। फिर सबसे पहले मेरी सहेली कली को अस्वीकृत किया गया कि वह भी कहीं मेरी जैसी ही निरंकुश ना हो। अब तो अलग अलग माध्यमों से आए हुए अन्य रिश्ते भी रोहित भैया को डराने लगे कि पता नहीं कैसे स्वभाव की लड़की आ जाए। उधर मैं सारी ताकत से मना रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह रोहित भैया को मेरे कटु व्यवहार से उलट ज्योति दी के व्यक्तित्व की वो सारी खासियतें याद आ जाएं। उनका मुस्कुराते हुए सबकी सेवा करना, वह मधुर व्यवहार, वह हर गलती को मुस्कुराकर माफ़ कर देने वाला सोने जैसा मन। आखिर कब वे उनकी कमी को महसूस करने लगेंगे? मैं कब इतने बड़े नाटक से मुक्त हो सकूंगी? पर यहाँ तो सोचने समझने में ही दिन बीते जा रहे थे और मुझे डर लगने लगा था कि अगर समय ज़्यादा लग गया और जो गर्भ के लक्षण मेरे शरीर में उभरने लगे, तब तो मेरा सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। रोज़ की तरह उस दिन भी मैं ज्योति दी के घर में बैठी नन्ही नन्ही के साथ खेल रही थी, और क्योंकि उस दिन मुझे पकौड़े खाने की इच्छा थी, ज्योति दी किचन में खड़ी पकौड़ियाँ बना रही थी। पता नहीं क्यों मन बेहद भारी था, तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और मैं अपनी सारी परेशानियों को किसी के साथ बांटकर हल्की होने के लिए बेसब्री से मिसेस फर्नांडिस का इंतज़ार कर रही थी। उसी समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने जल्दी से उठकर अपनी उस सखी के लिए दरवाज़ा खोल दिया। पर यह क्या, मैं तो रंगे हाथों पकड़ ली गई थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घबराहट से पसीने छूट गए कि मुझे लगा जैसे मेरे इतने दिनों की सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। मिसेस फर्नांडिस नहीं, यह तो मेरे सामने मेरे पति मोहित खड़े हुए थे। शायद चक्कर ही आ गया था मुझे, पर उन्होंने संभाल लिया। मेरा रोज़ घर से बाहर रहना, एकाएक इतना बदला हुआ व्यवहार, इन सब के अंदर किसी रहस्य की गंध तो मिली ही होगी, जिसका पीछा करते करते मोहित आज यहाँ तक आ गए थे।
मुझे संभाल कर बिस्तर पर बिठाते लिटाते वह काफ़ी कुछ समझ भी गए थे, और जो नहीं समझे वह उनकी भाभी ने समझा दिया। बाकी सब तो ठीक है, पर यूँ एबार्शन करा लेना क्या ठीक था? जब सब कुछ पता चल ही गया था, तब यह क्यों नहीं सोचा कि एक बच्चा उस पूरे घर के लिए कितना ज़रूरी है। उनके अंदर का दर्द और असली दुश्चिंता दोनों ही उनकी आवाज़ से छलक रही थी। वह सब भी झूठ था। वह नकली सर्टिफिकेट तो इसने मिसेस फर्नांडिस की मदद से प्राप्त किया था, जिसकी एक आहट के लिए मैं इतना तरसी हूँ। उस वरदान को क्या मैं इसे यूं ही फेंक देने दे सकती थी? ज्योति दी मेरा सर अपनी गोद में रखकर सहलाते हुए बोल रही थी। मैंने धीरे से आँख खोल कर देखा। मोहित के दोनों हाथ ऊपर की ओर जुड़े हुए थे और उन पर सिर टिकाकर वह फूट फूट कर रो पड़े थे। अब मैं खुश थी, अपनी जंग में अकेली जो नहीं थी।